गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज की ये जो क्लास है ये बेसिकली एक तरह का रिवीजन होगा। जो भी छत्तीसगढ़ में अभी रिसेंटली पिछले 4-5 महीनों में 6 महीने में जो भी चीजें हुई हैं या जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पूछने के चांसेस हैं उसको जो है मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो कल के क्लास में हम लोगों ने इलेक्शन पोर्शन को देखा था। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में और क्या बातें हैं जो हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है उनको थोड़ा सा देखते हैं। मेरा नंबर तो ग्रुप में मिल जाएगा यार। ग्रुप में भी नहीं हो क्या आप लोग? एसीसीएल वाला जो ग्रुप है ना उसमें मिल जाएगा आपको। चलो ठीक है। तो कुछ चीजें जो है छत्तीसगढ़ में मैं रिवाइज कर रहा हूँ। जो चीजें मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ उन्हीं में से ज्यादातर चीजें रिपीट होगी और कुछ नई चीजें हैं जो अपडेट हुआ है उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग से डिस्कस करता हूँ ताकि बाई चांस अगर एग्जाम में आए तो आप थोड़ा सा उस चीज के लिए अवेयर रहो। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हो कि जो छत्तीसगढ़ में रिसेंटली कुछ फेमस वो हैं साइट्स हैं जो किसी किसी चीजों के बारे में जो है यहाँ पे न्यूज में रहा है पिछले दिनों में। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इंडियाज लार्जेस्ट कोल माइन, मतलब ये भारत का सबसे बड़ा जो है कोयला खान के रूप में फेमस हुआ है गेवरा कोल माइन। आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। कोरबा में ये जो है गेवरा कोल माइंस जो है अब भारत का सबसे बड़ा कोयला खान है। ठीक है। तो इस चीज को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि भारत के ये सबसे बड़ा जो है कोल माइंस माना जाता है गेवरा कोल माइंस। ठीक है। कुसमुंडा एरिया में है कोरबा के। उसके बाद में है छत्तीसगढ़ लार्जेस्ट सोलर प्लांट स्टैब्लिश्ड बाय रेलवे। रेलवे के द्वारा या रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है स्टैब्लिश किया जा रहा है जो कि चरौदा भिलाई में है। तो ये भी न्यूज में रहा है कि ये छत्तीसगढ़ का अब सबसे बड़ा जो है सोलर जो है प्लांट है, सोलर प्लांट है। ठीक है। अब इसी के साथ में एक और चीज है सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट जिसमें 150 मेगावाट तक का जो है स्टोरेज कैपेसिटी होगा। तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो है सोलर एनर्जी को स्टोरेज करने का प्लांट है। तो ये सोलर पावर प्लांट है समझो और ये स्टोरेज प्लांट है। तो ये दोनों बस इस चीज में फर्क है। और जब भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल होता है कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रखना है चरौदा भिलाई में क्या है, रेलवे के द्वारा जो सोलर पावर प्लांट है वो स्टैब्लिश किया गया। और ये जो डोंगरगढ़ में है ये राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। चौरादा जो भिलाई है वो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और डोंगरगढ़ जो है वो राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो अब ये जो है बेसिकली सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लान है जो कि 150 मेगावाट का जो है स्टोरेज कैपेसिटी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सीजीस लार्जेस्ट एंड फर्स्ट एथेनॉल प्लांट। तो एथेनॉल का जो है अभी पूरे देश में अलग अलग प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे एथेनॉल प्लांट जो है एथेनॉल का जो प्लांट है वो भोरमदेव डिस्ट्रिक्ट में, भोरमदेव में जो कि कबीरधाम या कवर्धा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और पहला एथेनॉल प्लांट है। हालांकि और भी जगहों में जो है अभी जो है एथेनॉल प्लांट बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन ये जो है सबसे बड़ा प्लांट है भोरमदेव का और सबसे पहला प्लांट है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ है या सबसे पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ है छत्तीसगढ़ का? तो वो भोरमदेव आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ से लार्जेस्ट मिलेट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो मक्का प्रसंस्करण उद्योग है वो कांकेर डिस्ट्रिक्ट में है। इसको बोला जाता है नथिया नवा गांव, नथिया नवा गांव। ठीक है। तो प्रोसेसिंग एक यूनिट है समझो, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है मिलेट के लिए। तो ये जो है नथिया नवा गांव में है कांकेर में।
इसके अलावा द लार्जेस्ट गौठान ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में अभी जो गौठान बनाने का या जो गोधन न्याय योजना के अंतर्गत बहुत सारे गौठान वगैरह या जो नरवा गोरवा बारी वाला जो स्कीम चल रहा है छत्तीसगढ़ में, उसके हिसाब से बहुत सारे गौठान बनाए गए हैं गायों के लिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा या लार्जेस्ट गौठान छत्तीसगढ़ का कौन सा है, इसका नाम है वृंदावन गौठान, जो कि राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो है गौठान है, वृंदावन गौठान, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अभी ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाने की बात सब तरफ चल रही है। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो ये जो है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क या ग्रामीण औद्योगिक पार्क, तो छत्तीसगढ़ का सबसे ग्रामीण औद्योगिक पार्क, सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ पे है, तूरेनार करके जगह है ये। तो तूरेनार में है, ये पड़ता है बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, जगदलपुर एरिया में पड़ता है, बस्तर जिला है तूरेनार। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना ही है। लार्जेस्ट सोलर प्लांट चरौदा भिलाई में और स्टोरेज प्लांट है डोंगरगढ़ में। ठीक है, लार्जेस्ट एथेनॉल प्लांट या सबसे पहला और बड़ा एथेनॉल प्लांट भोरमदेव में, और मिलेट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है नथिया नवागांव कांकेर में। गौठान सबसे बड़ा है वृंदावन गौठान, जो कि राजनांदगांव जिला में पड़ता है। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो कि महात्मा गांधी को डेडिकेटेड है, तो ये रूरल इंडस्ट्रियल पार्क छत्तीसगढ़ का तूरेनार में है, जो कि बस्तर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, चलो इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और कुछ चीजें यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों न्यूज में रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अभी जो है छत्तीसगढ़ में एक शहीद पार्क बनाया गया। तो ये जो शहीद पार्क है, फर्स्ट मार्चर जो पार्क है, वो बलरामपुर में है, शहीद पार्क बोला जाता है। ठीक है, बलरामपुर जिला में है, पहला शहीद पार्क छत्तीसगढ़ का। अच्छा, एसीसीएल का दूसरा भी ग्रुप है क्या? ठीक है, मैं उसमें भी पीडीएफ शेयर करवा दूंगा यार, मुझे पता नहीं था। ठीक है, चलो छत्तीसगढ़ का पहला जो रॉक गार्डन है वो छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले में है, रामाराम करके जगह है, रामाराम। ठीक है, तो रामाराम सुकमा जिला में पड़ता है, ये छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन है। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि मैं अभी बताया कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ है, तो तूरेनार बस्तर जिला में है, तो ये भी इसी ग्रुप में आप याद रख सकते हो। मिलेट कैफे, ये कैफे की बात हो रही है, मिलेट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात नहीं है ना, जो इसके पहले मैं बताया था। ये मिलेट कैफे है, जो कि रायगढ़ में छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैफे खोला गया। ठीक है, तो ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। छत्तीसगढ़ फर्स्ट ट्राइबल म्यूजियम, पहला जो है आदिवासी संग्रहालय जो है छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में है। ठीक है, तो अटल नगर बोला जाता है इसको, अटल नगर नवा रायपुर। अब बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो हो सकता है फिर से सिर्फ अटल नगर बोला जाए, तो ये बार बार सरकार चेंज होते ही नाम बदल जाता है। खैर, छत्तीसगढ़ से फर्स्ट ट्राइबल म्यूजियम नवा रायपुर में है। छत्तीसगढ़ फर्स्ट एयर म्यूजियम, जहां जितने भी अलग अलग टाइप के जो युद्ध में यूज होने वाले जो पहले के विमान वगैरह हुए हैं, उनके जो है एक तरह का म्यूजियम है, ये सोना खान में है। ठीक है, ये बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सोना खान में है एयर म्यूजियम। इसके अलावा पहला किसान स्कूल, छत्तीसगढ़ का अभी पहला किसान स्कूल डेवलप हुआ है, बहेरा डी करके जगह है, जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पहला किसान स्कूल बहेरा डी। ठीक, बहेरा डी। इसके अलावा फर्स्ट फायरफ्लाई फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़, जिसको हम जुगनू महोत्सव कहा जाता है, जहां पे अलग अलग जो एरिया है, अलग अलग राज्यों के, जैसे महाराष्ट्र में होता है जुगनू फेस्टिवल, बहुत फेमस है वहां का। उसी तरह से छत्तीसगढ़ का जो पहला जुगनू फेस्टिवल है, वो कांगेर वैली जो नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ का जगदलपुर में, वहां पे हुआ। फर्स्ट फायरफ्लाई फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़, कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है जगदलपुर में, वहां। इसके अलावा छत्तीसगढ़ फर्स्ट एथेनॉल प्लांट बेस्ड ऑन मेज प्रोसेसिंग, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो पहला एथेनॉल प्लांट है छत्तीसगढ़ का, वो कहां पे है, तो वो भोरमदेव है, वो पहला एथेनॉल प्लांट है और सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट है। लेकिन अगर बाई चांस इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछे फर्स्ट एथेनॉल प्लांट बेस्ड ऑन मेज प्रोसेसिंग, अगर जो है अगर मक्का प्रोसेसिंग पर आधारित या उस पर, हाँ, मक्का प्रोसेसिंग पर आधारित अगर पहला एथेनॉल प्लांट पूछे, तब आपको याद रखना है कोकोड़ी करके जगह है, कोकोड़ी, कोंडागांव कोकोड़ी। ठीक है, तो ये पहला एथेनॉल प्लांट होगा जो कि मेज प्रोसेसिंग पे है। अब जो भोरमदेव वाला है,
वो गन्ने का जो छिलका है उसके थ्रू जो है एथेनॉल बनाया जाएगा। तो ये फर्क है इसमें। यहाँ पे जो मक्के का छिलका होगा ना, वहां प्रोसेसिंग यूनिट से जो भी मक्के का छिलका निकलेगा उससे जो है यहाँ पे एथेनॉल बनाया जाएगा। तो यही बस फर्क है। तो पहला एथेनॉल प्लांट जो कि मेज प्रोसेसिंग पे बेस्ड है वो कोकड़ी कोंडागांव में है। चलो ये दोनों चीजों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके देखना, भोरमदेव वाला और कोंडागांव वाला। चलो आई होप समझ में आया हुआ होगा। और इसमें समझने वाला कुछ नहीं, आपको याद रखना है क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज में रहा है। तो जनरली क्या होता है ना, जिसमें कम स्कोप होता है क्वेश्चन पूछने का, तो वो करंट से ही न्यूज वगैरह से उठा के कुछ भी पूछ देता है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अब इस साल जो पद्म अवार्ड मिला है भारत में अलग अलग लोगों को, तो उसमें से छत्तीसगढ़ से भी जो है 3 लोगों को पद्मश्री का अवार्ड मिला है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। टोटल जो है यहाँ पे 91 लोगों को पद्मश्री मिला है भारत में, ठीक है। 91 पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ये टोटल इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, और ये सिर्फ पद्मश्री की बात है। इसके अलावा 6 लोग को पद्म भूषण और 9 लोगों को पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण भी मिला है। तो याद रखना है ये पद्मश्री है 91 लोगों को। इसके अलावा 9 लोगों को पद्म भूषण मिला और 6 लोगों को जो है, ये 2023 के 25 जनवरी की बात है ना। अब अभी जो है फिर से इसका अनाउंसमेंट होगा इस साल का, लेकिन वो हमारे काम के लिए नहीं है, नेक्स्ट किसी एग्जाम में काम आएगा। पद्म विभूषण मिला है 6 लोगों को, ठीक है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में 3 लोगों को किन किन लोगों को मिला है, तो एक तो नाम याद रखना है आपको, उषा बारले जी का, ठीक है, उषा बारले। अब ये पंडवानी की जो है गायिका है, पंडवानी आर्टिस्ट हैं उषा बारले, फेमस। तो उनको मिला पद्मश्री। इसके अलावा डोमार सिंह कुंवर को मिला है इस बार। नाचा जो यहाँ का एक रीजनल डांस फॉर्म है या एक तरह का ड्रामा फॉर्म है, समझो नाचा कंप्लीट ड्रामा फॉर्म माना जाता है, तो उनको जो है मिला है डोमार सिंह को, ठीक है। डोमार सिंह नाचा के कलाकार हैं। और एक नाम है यहाँ पे आपको याद रखना है, अजय कुमार मंडावी। तो ये जो है कास्ट शिल्पकार बोला जाता है, वुड कारपेंटर बोल सकते हो, या बोलना चाहिए कि जो शिल्पकारी होता है, तो कास्ट शिल्पकारी के लिए जो है इनको मिला है अजय कुमार मंडावी। तो ये 3 लोगों को जो है पद्मश्री का अवार्ड से नवाजा गया इस साल। हाँ, उषाबाई बारले जो है पंडवानी की गायिका है वो, ठीक है, पंडवानी की जो है गायिका है उषाबाई बारले। चलो आगे हम कुछ और सेक्शन में बात करते हैं। यहाँ पे है इरिगेशन रिलेटेड डिटेल्स। अब देखो इरिगेशन में जो है छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ का जो इरिगेशन पोटेंशियल है, छत्तीसगढ़ का सिंचाई क्षमता है, तो टोटल जो है इसको याद रखना है, क्योंकि बाई चांस कई बार जो है कृषि आधारित क्षेत्र है तो कई बार ये पूछ देता है। तो ये चेंज हुआ है ना, पिछले साल में जो है ये चेंजेस आया है कि अब जो है 21.47 लाख हेक्टेयर जो है यहाँ की सिंचाई क्षमता हो गई है छत्तीसगढ़ में। इतनी सिंचाई क्षमता है। तो बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि बताइए छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता कितनी है, तो 21.47 लाख हेक्टेयर तक का जो है सिंचाई क्षमता है। इसमें जो है बड़े जो सिंचाई प्रोजेक्ट्स हैं, जिसको मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कहते हैं, वो 8 है। छत्तीसगढ़ में टोटल 8 बड़े सिंचाई परियोजनाएं हैं, 8 बड़े बड़े नदियों में जो है ये सिंचाई प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसके अलावा जो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो 38 है, और जो माइनर छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे डैम्स जो बने होते हैं, वो लगभग 2477 है। तो आपको बस इसको ध्यान रखना है, बड़े जो बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं वो पूछ देता है। तो ये 8 बृहद सिंचाई परियोजनाएं अभी छत्तीसगढ़ में है। देखो ये जो डेटा है वो एक साल पहले का डेटा ही प्रोवाइड होता है, जो एक इकोनॉमिक सर्वे होता है उसमें। तो ये मार्च 2022 तक का डेटा है। अब ये जब नया अभी फरवरी में जब आता है इकोनॉमिक सर्वे, तो वो अपडेट हो जाएगा, और मार्च 2023 तक का जो सिचुएशन है या उस टाइम का तक का जो डिटेल है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिलहाल ये ऐसा ही होता है, मार्च 2022 का डेटा है कि 8 जो है मेजर प्रोजेक्ट्स और 38 जो है मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, और इन्हीं के माध्यम से इतने लाख हेक्टेयर को सिंचाई मिलती है। आगे अगर हम बात करें तो टोटल अगर इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी की बात करें छत्तीसगढ़ में,
तो अभी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स जो है या थर्मल पावर प्लांट से जो है छत्तीसगढ़ को जो बिजली मिलता है या ताप विद्युत जिसको हम बोलते हैं, तो ये 2840 मेगावाट तक का जो है कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसके थ्रू जो है छत्तीसगढ़ को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जिसमें जल विद्युत परियोजनाएं जो आता है उसमें अभी 138.7 138.7 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी छत्तीसगढ़ को मिलता है। ठीक है, और अदर को जनरेशन जिसको हम बोलते हैं या सह उत्पादन, जिसमें धान की भूसी वगैरह से, गन्ने के छिलके वगैरह से, जैसे भोरम देव में जो है 3 वहां पर अभी वर्तमान में जो है इस तरह का को पावर जनरेशन चल रहा है, तो उसके थ्रू 6 मेगावाट का जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ का पावर जनरेशन कैपेबिलिटी या कैपेसिटी कितना है, तो 2984.7 मेगावाट है। ठीक है, 2984.7 मेगावाट तक का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है छत्तीसगढ़। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, ये ओन कैपेबिलिटी है। इसके अलावा एनटीपीसी वगैरह से बहुत सारे जो है पावर जनरेशन होता है, लेकिन उसमें दूसरे राज्यों को भी वहां पे दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सिर्फ राज्य का जो अपना वो है प्रोजेक्ट है उसके थ्रू है 2984.7 मेगावाट। तो आपके पास जो क्वेश्चन बनने का चांस है वो थर्मल वाला है, तो ये थर्मल वाला आपको खास तौर पे याद रखना है, जो कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से है 2840 मेगावाट। आगे बात करते हैं मिनरल वाला सेक्शन को, कुछ कुछ देख लेते हैं, कुछ अपडेटेड हैं। हालांकि मैं पिछले जब पढ़ा रहा था उस टाइम में बताया होऊंगा, लेकिन उस टाइम से कुछ चीजें अपडेट हुआ है, तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट कर दूं आप लोग के। देखो, मिनरल में जो कोयला है वो वर्तमान में अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो 1,54,120,000 टन इतना जो है प्रोडक्शन है छत्तीसगढ़ में कोयले का, 1,54,120,000 टन। ठीक है, 1000 टन का अगर हम उसमें बात करें तो, हालांकि चलो इसको मैं एक पेज में अलग से अपडेट करा दे रहा हूं। पहले तो यहाँ पे देख लो, क्योंकि ये टॉप जो मिनरल है छत्तीसगढ़ में, आयरन ओर की बात करें तो 41,313,000 टन, मतलब 41,313,000 टन जो है आयरन या लौह अयस्क का जो है प्रोडक्शन है। अगर चूना पत्थर या लाइम स्टोन की बात करें तो ये भी उसी से मिलता जुलता है, लेकिन आयरन से थोड़ा ज्यादा है, 41,888,000 टन। बॉक्साइट की बात करें तो ये 968,000 टन है। और अगर हम टीन की बात करें, क्योंकि ये प्रीशियस एलिमेंट में आता है वैसे भी, तो ये 26,383 किलोग्राम है। ठीक है, तो ये जो टॉप 5 है छत्तीसगढ़ के जो मिनरल प्रोडक्शन में, वो कोयला है, आयरन है, लाइम स्टोन है, बॉक्साइट है और टीन है। नहीं नहीं, जो भी देखो, एक चीज याद रखना है, जो खान ब्यूरो है और जो छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक सर्वे है, छत्तीसगढ़ का जब भी क्वेश्चन आएगा मिनरल से रिलेटेड तो यही उसका आंसर है, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं लेना है और आपको कंफ्यूज में नहीं होना है। आप हमेशा याद रखना है कि एसीसीएल में जो भी क्वेश्चन पूछता है वो इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, अगर छत्तीसगढ़ से पूछेगा या एमपी से पूछेगा तो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है कि ये जो डेटा है ये आपके इकोनॉमिक सर्वे और खान ब्यूरो ऑफ इंडिया के थ्रू जो है जो डेटा अपडेटेड दिखाया गया है वो है ये। तो ये इकोनॉमिक सर्वे से ही क्वेश्चन आएगा अगर ऑफिशियल उसको आंसर लेना है तो। ठीक है, तो आपको याद इसी को रखना है, उधर आपको किसी गूगल में सर्च करके नहीं देखना है, उसका कोई मतलब नहीं है। चलो कुछ चीजें यहां पे हम क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आप लोग को बताता हूं। जैसे अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ में टोटल मिनरल्स जिसका खनन हो रहा है, तो कितने खनिजों का यहाँ पे खनन होता है, टोटल यहाँ पे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में पाए जाते हैं 28 खनिज। ठीक है, 28, उसमें से खनन कितने का हो रहा है, एक्सकवेशन वगैरह का या जो माइनिंग हो रहा है वो कितने का है, 21 खनिजों का, 21 टाइप्स के खनिजों का यहाँ पे खनन होता है। तो बस एक पॉइंट इसको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 21 टाइप के जो है मिनरल्स है उनके माइनिंग हो रहा है, उसका खनन का काम अभी हो रहा है, जिसमें से बहुत सारे जो है मेजर मिनरल में आता है और बहुत सारे इसमें जो है माइनर मिनरल्स में भी आते हैं, जिसमें से मेजर में अगर हम कोयले की बात करें
आयरन की बात करें, बॉक्साइट या टिन, ये सब जो है इसमें आता है। ठीक है, दूसरा आपसे क्वेश्चन यहाँ पे या पॉइंट जो बन सकता है वो ये है कि राज्य में जो है खनिज से जो रेवेन्यू मिलता है वो कितना परसेंट है। ठीक है, अब देखो पूरा जो 100% रिवेन्यू होता है वो अलग अलग सेक्टर से आता है। तो अगर हम रिवेन्यू में मिनरल की अगर हम बात करें तो कितना परसेंट रिवेन्यू जनरेट करता है, तो 27% जो है रिवेन्यू जनरेट होता है। कहां से? मिनरल से मिलता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या बनता है, ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि दुनिया भर की चीजें हम लोग नहीं पढ़ सकते, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है उसी को समझा रहा हूं। तो नोट से ज्यादा मैं जो बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ में मिनरल से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, कितना परसेंट, 100 में से कितना परसेंट, तो 27% जो है जनरेट होता है। अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम बात करें कि भारत भर में जो रेवेन्यू जनरेट होता है या मिनरल का जो रेवेन्यू है इंडिया में टोटल, तो ये कितना होगा, ये 100% होगा। इसमें से छत्तीसगढ़ का जो है पार्टिसिपेशन कितना है या छत्तीसगढ़ कितना प्रतिशत योगदान देता है, तो छत्तीसगढ़ से आता है 17.34% रेवेन्यू। कहां से आता है? छत्तीसगढ़ के मिनरल से आता है। समझ में आ गया? छत्तीसगढ़ अपने राज्य में कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, टोटल मिनरल्स, टोटल जो रेवेन्यू है उसमें से 27% छत्तीसगढ़ के मिनरल से आते हैं। और अगर इंडिया में जो टोटल मिनरल से ही सिर्फ रेवेन्यू जनरेट होता है 100%, उसमें से छत्तीसगढ़ के मिनरल से कितना जाता है? 17.34% जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ के जो भी खनिज यहां से बनता है या मिलता है एक्सकवेशन में या माइनिंग में, वहां से 17% का योगदान छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, दूसरा, अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ में जो मेजर मिनरल्स है उसमें सबसे ज्यादा जो है रेवेन्यू कहां कहां से, ये जो 27% है इसमें सबसे ज्यादा कहां किसका योगदान है, तो कोयले का है। याद रखना है, कोयला जो है लगभग लगभग 37% कोयले से आता है। मतलब ये 27% तो अब 100% है मिनरल के हिसाब से देखा जाए तो इस 100% में से कोयला का कितना योगदान है? 37% कोयले से ही आता है। इसके अलावा जो आयरन ओर है, आयरन से आता है लगभग 29%। ठीक है, अब डेसिमल में भी नंबर्स हैं, उसको भूल जाओ, जितना आपको याद हो सकता है उतना ही मैं बता रहा हूं। इसके अलावा जो लाइम स्टोन है उससे आता है 5% के अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग 5% बोल सकते हो। 5.3 है तो इसको देख लेना, 5.3%। अब बाकी जितने भी मिनरल्स हैं उससे आएगा लगभग 27-28% के अप्रोक्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा कि बताइए छत्तीसगढ़ में मिनरल से सबसे ज्यादा कौन से मिनरल से जो है रेवेन्यू जनरेट होता है, तो कोयला से होता है 37%। ठीक है, कोल का 17.19% है। नहीं यार, कोल का प्रोडक्शन परसेंटेज अलग होता है, उसका जो स्टोरेज परसेंट है वो अलग होता है, और उसका जो रेवेन्यू जनरेशन परसेंटेज होता है वो अलग होता है। बात को समझो, अगर आपके पास एक राज्य में 100% जो राजस्व, राजस्व का सीधा सा मतलब है कमाई, जितना पैसा राज्य को कमाई के रूप में मिल रहा है, ये 100% अलग अलग सेक्टर से आता है, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्रीज से, टैक्सेस से, उसी तरह से मिनरल से एक पोर्शन मिलता है। तो ये जो मिनरल का परसेंटेज है वो क्या है? 17% है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का पूरा रेवेन्यू का 17% मिनरल से आ रहा है। अब ये 27% जो है मिनरल से आ रहा है। अब ये 27% टोटल मिनरल का है, इसमें अलग अलग मिनरल्स होंगे, तो इसमें से एक पोर्शन होगा कोयला का, और कोयला कितना जनरेट करेगा? 37%। आई होप समझ में आ गया होगा बात। ठीक है, चलो इसको हम इसमें समझ लेते हैं ताकि आप लोग के लिए आसान हो। एक जो है कुछ ऐसा बना लेते हैं, ये कोल है, इसके अलावा जो आयरन का सेकंड में रख देते हैं, लाइम स्टोन का रख देते हैं यहाँ पे, और बॉक्साइट रख देते हैं, टिन को भी रख देते हैं, डोलोमाइट को भी रख देते हैं, क्योंकि ये सब जो है यहाँ का मेजर मिनरल के कैटेगरी में आता है।
एक ही चार्ट में आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके स्टोरेज की, ठीक है। अब स्टोरेज जो है बेसिकली याद रखना है, दो सेक्शन में होगा, एक तो मिलियन टन में कितना है, और दूसरा जो है यहां पे परसेंटेज में क्या है, और भारत में इसका पोजीशन क्या है, रैंक क्या है। इस तरह से तीन सेक्शन से आप समझ सकते हो। अब जैसे यहां पर मिलियन टन, कितना मिलियन टन है, तो याद रखना है कोयले का जो टोटल स्टोरेज है छत्तीसगढ़ में वो है 69,432 मिलियन टन। इतना स्टोरेज है छत्तीसगढ़ में कोयले का, ठीक है। ये जो कोयला है 69,432, ये भारत में कितना प्रतिशत है, ये भारत में है 20.18%। और भारत में इसका स्थान क्या है, थर्ड रैंक में है, ये तीसरे स्थान पे है पूरे भारत में। समझ गए, 69,432 मिलियन टन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कोयले का स्टोरेज है, जो कि भारत भर में 20.18% है, और ये तीसरे नंबर पे आता है अगर हम देखें कोयले के स्टोरेज के हिसाब से। अगर हम लोहे की बात करें तो आयरन यहाँ पे है 4,858, 4858 करके याद रख सकते हो, और ये भारत भर में इसका परसेंटेज है 21.60%। और ये भी क्या है, तीसरे स्थान पे है पूरे भारत में अगर हम स्टोरेज के हिसाब से बात करें तो। लाइमस्टोन है 10,805 मिलियन टन, और ये बनाता है 5.31%, और ये है पांचवें नंबर पे भारत में। उसी तरह से बॉक्साइट की बात करें तो ये है 173 मिलियन टन, और ये है 4.46%, और ये बनाता है फोर्थ नंबर है पूरे भारत में। टिन की अगर हम बात करें तो ये 29% है, और सॉरी 29 मिलियन टन है यहाँ छत्तीसगढ़ में, और ये 35% के आसपास में है, और ये बनाता है सेकेंड रैंक पूरे भारत में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डोलोमाइट की बात करें तो डोलोमाइट भी जो है 917 मिलियन टन है, और लगभग 11%, तीसरे नंबर पे आता है ये भारत भर में। तो ये तो हो गया स्टोरेज की बात। अगर इसी को मैं चेंज कर दूं और बात करें हम प्रोडक्शन की, कितना प्रोडक्शन पिछले सालों में हुआ है या लास्ट ईयर क्या प्रोडक्शन रहा छत्तीसगढ़ में, तो इसमें भी दो चीजें हो सकता है। एक तो हो सकता है मिलियन टन में इसका कितना है, परसेंटेज क्या है, और प्रोडक्शन में क्या पोजीशन पे रहा ये भारत में। तो जैसे कि अगर हम कोयले की बात करें तो ये जो है 1,54,120 मिलियन टन, इतना प्रोडक्शन किया है छत्तीसगढ़ में कोयले का। 1,54,120 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ। कितना परसेंट, ये 19.8% जो है बनता है, 19.8%। और इसके साथ पे ये टॉप पे रहा, फर्स्ट पोजीशन पे रहा पूरे भारत में लास्ट ईयर के प्रोडक्शन के हिसाब से देखें, ठीक है। हाँ बिल्कुल। चलो अगर हम इसमें बात करें कि लोहे के मामले में क्या रहा, तो ये जो है 4 लाख, अच्छा सॉरी 41,313 मिलियन टन, 41,313 मिलियन टन। और ये जो है 16.2% प्रोडक्शन हुआ पूरे, अगर हम बात करें भारत की, और ये इसका रैंक रहा सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे रहा आयरन के मामले में छत्तीसगढ़। अगर हम बात करें चूने पत्थर के मामले में तो ये जैसा कि अभी मैं बताया था 41,888, और ये परसेंट रहा 10% के आसपास, 10.6% बोल सकते हो, और ये चौथे नंबर पे रहा प्रोडक्शन के मामले में। उसी तरह से बॉक्साइट की बात करें तो ये जो है 968 जो है मिलियन टन प्रोडक्शन किया 4.30% के साथ में, और ये रहा फोर्थ स्थान पे। लास्ट में हम बात करें अगर टीन की, तो देखो टीन हमेशा सिर्फ अभी छत्तीसगढ़ में ही इसका प्रोडक्शन हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। तो ये लगभग 26,383 किलोग्राम का जो है इस बार खनन किया गया, इसमें प्रोडक्शन किया गया, उत्पादन। और क्योंकि 100% यही पे है छत्तीसगढ़ में, तो ये टॉप पे ही रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे है। बाकी डोलोमाइट का अभी प्रोडक्शन बंद है छत्तीसगढ़ में, तो इसका कोई डेटा नहीं है। तो देखो इसमें क्या चीजें हैं जो आपको याद रखना है, प्रोडक्शन में कौन से नंबर पे है छत्तीसगढ़, और स्टोरेज में कौन से नंबर में है, ये चीज आप एक बार इसको देख लेना, इस लिस्ट के थ्रू आपको ये समझ में आएगा। मैं थोड़ा रफली लिख दिया हूं, अपने हिसाब से आप इसको और फेयर कर सकते हो ताकि आप लोग को आसान रहे समझने में। हाँ ये किलोग्राम में होता है ना, टीन का जो प्रोडक्शन है वो किलोग्राम में है।
26,383 किलोग्राम है ये। ठीक है, इसी में हम इस लिस्ट में एक और चीज कर सकते हैं। इसमें एक और चीज आप अगर चाहो तो, जैसे कि अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में सबसे टॉप में कौन सा जिला रहा जो प्रोडक्शन में आगे रहा, तो याद रखना है कोयले के मामले में कोरबा सबसे आगे है प्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो। उसी तरह से अगर लोहे की बात करें तो लोहे के मामले में दंतेवाड़ा सबसे आगे है। दंतेवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे आगे है। अगर हम लाइम स्टोन की बात करें तो बलौदाबाजार जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे आगे है इसमें। और अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो इसमें सरगुजा सबसे आगे रहता है हर साल जनरली, तो ये जो है सरगुजा इसमें आगे है। और लास्ट अगर हम टीन की, लोहे में दंतेवाड़ा आगे है, उसी तरह से टीन में भी दंतेवाड़ा ही सबसे टॉप पे है अगर हम प्रोडक्शन की बात करें। ठीक है, और डोलोमाइट में जैसा कि प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, तो हालांकि बिलासपुर सबसे आगे रहता है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें इस चार्ट में जितना आपको दिख रहा है उतना डेटा आप चाहो तो याद रख सकते हो, जितना आप कर सके तो। गेवरा जो है कोल माइंस के मामले में सबसे आगे है, और इसीलिए जो है कोल माइन सबसे बड़ा है वहां पर, और इसीलिए जो है क्या है वहां पर कि कोरबा इसीलिए टॉप पे है क्योंकि वहां कोल माइन सबसे बड़ा वही है। तो गेवरा बेसिकली कोरबा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। ठीक है, अब यहां पे आपको क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका है, सबसे कम प्रोडक्शन किसका है, सबसे ज्यादा भंडारण किसका है, सबसे कम भंडारण किसका है। तो आप देख सकते हो कि टॉप पे तो कोयला ही है फर्स्ट रैंक में छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो। और अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन के मामले में, अगेन टॉप में कोयला ही है। सेकेंड पोजीशन में चूना पत्थर है, मतलब कि लाइम स्टोन जो है सेकेंड में है, और थर्ड में है आपका आयरन तीसरे नंबर पे है। हालांकि अगर हम इसके बात करें तो ये जो है मैं कितना बोला था यार, हाँ प्रोडक्शन के मामले में इतना ही बोला था ना मैंने, ठीक है 4,858। और ये भी क्या है, तो सेकंड पोजीशन में लाइम स्टोन है 10,000 जो है 805 मिलियन टन है, और आयरन जो है थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, लेकिन रैंक में आप देखोगे तो दोनों तीसरे तीसरे स्थान पे है कोयले के मामले में। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है प्रोडक्शन के मामले में कोयला और आयरन, इसलिए मैंने इसको सेकंड में रखा है। अदरवाइज अगर स्टोरेज और उसके बारे में बात करें, छत्तीसगढ़ से ही कंपेयर करें तो दूसरे नंबर पे लाइम स्टोन आ जाता है, और पहले पोजीशन पे जो है कोयला है। हालांकि आप परसेंट वाइज देखोगे तो देखो इसको कई तरह से क्वेश्चन पूछने का चांस होता है कि कोयले के हिसाब से मिलियन टन के हिसाब से देखोगे तो मिलियन टन में तो भले ही लाइमस्टोन आगे है, लेकिन प्रोडक्शन के परसेंटेज में देखोगे तो लोहा सबसे सेकंड पोजीशन पे है इसमें। ठीक है, चलो तो इस तरह से टॉप 3 को आप याद रख सकते हो, कोयला आयरन लाइमस्टोन, और अगर मिलियन टन में देखें तो कोयला लाइमस्टोन और आयरन है। ठीक, चलो चलो एक चीज और इसमें याद रखना है, जीएसडीपी जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में या कोई भी स्टेट होता है तो उसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है जीडीपी जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पे स्टेट के मामले में इसको जीडीपी को जीएसडीपी बोलते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके मामले में जो योगदान है मिनरल का वो भी कई बार पूछ देता है, तो मिनरल्स का जो योगदान है वो कैसा है। तो देखो टोटल जो पार्टिसिपेशन है या बोलना चाहिए शेयरिंग है वो है 10.75%। मतलब टोटल जो एक राज्य का जीडीपी है या बोलना चाहिए छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी है उसमें मिनरल का कितना योगदान है, 10.75% का योगदान है। और अगर लास्ट ईयर से जो इसका परसेंटेज देखेंगे तो परसेंटेज या जो ग्रोथ परसेंट जिसको हम बोलते हैं वो भी क्या है 10.74 है। तो एकदम मिलता जुलता डेटा है दोनों के केस में। परसेंट शेयरिंग की बात करें तो 10.75% है योगदान है ये, और अगर हम वृद्धि की बात करें तो ये 10.74 है, थोड़ा सा अंतर है बस, बाकी दोनों जो है इसको हम ग्रोथ रेट बोलते हैं। तो मिनरल डिपार्टमेंट में या मिनरल सेक्टर में जो ग्रोथ रेट है वो 10.74% का ग्रोथ रेट हुआ है पिछले साल 2000। ये जो डेटा है ये 2022-23 का डेटा है, समझो 2022-23 का।
अब ये जो ग्रोथ रेट है वो पिछले साल की तुलना में, पिछले साल बोलने का मतलब है 2021-22 की तुलना में 10.74% का ग्रोथ रेट इस बार हुआ है। ओके, और क्या चीज है, हाँ इस बार जो है अभी रिसेंटली कोरबा में जो है लिथियम का भंडार मिला है। कोरबा जो जिला है यहाँ पे लिथियम का भंडार मिला है। ठीक है, कहाँ पे, तो कोरबा जिला का कटघोरा है। तो ये करंट अफेयर्स का सेक्शन है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए छत्तीसगढ़ में लिथियम भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये कटघोरा का जो एरिया है वो कोरबा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और उस क्षेत्र में जो है यहाँ पे लगभग लगभग अलग अलग टाइप के 30 मिनरल्स पाए जाने का यहाँ पे संभावना है, जिसमें से अभी लिथियम का भंडारण यहाँ पे एक तरह से बोलना चाहिए कि बताया गया है कि लिथियम वहां कंफर्म किया गया है कि लिथियम यहां से पाया जा सकता है खनन के बाद में। तो लिथियम भंडारण का जो अनुमान है वो कटघोरा कोरबा में है। ठीक है, इसके अलावा क्रोमियम और निकिल का भी जो है एक वो मिला है, ब्लॉक मिलने के चांसेस है, और वहां पे जो है एक तरह से बोल सकते हो कि ये देश का पहला क्रोमियम और निकिल पीजीआई ब्लॉक माना जाता है, जिसे ऑनलाइन जो है अभी आवंटित किया गया है। तो इसमें भी याद रखना है महासमुंद जिला को। यहां से क्रोमियम और निकिल, इसका भंडारण का जो है अभी खनन शुरू किया है। वेदांता ग्रुप को इसका ठेका मिला है, और महासमुंद जिले में वहां पे एक केलवार डबरी ब्लॉक है, वहां से ये मिला है। ठीक है, लिथियम का जनरली या लिथियम आयन बैटरीज वगैरह में सबसे ज्यादा उसका यूज किया जाता है। चलो एसीसीएल का थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो बताओ एसीसीएल की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से कमेंट में बताओ, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। एसीसीएल की स्थापना कब हुआ? 19, जल्दी बताओ जल्दी से। चलो 1985 को जो है इसका फाउंडेशन रखा गया है। इसका प्रोडक्शन कहाँ कब से चालू हुआ है, प्रोडक्शन अगर पूछेगा तो 1987 से जो है इसका प्रोडक्शन, मतलब इसके अंडर में जो कोल प्रोडक्शन है वो चालू हुआ 1987 को। और इसका स्थापना कब हुआ? 1985 में इसका स्थापना हुआ। किसके अंडर में आता है, किसकी सब्सिडियरी है? तो जाहिर सी बात है कि एसीसीएल जो है CIL का जो है कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर में एक सब्सिडियरी है। एसीसीएल एक मिनी रत्न कंपनी है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। मिनी रत्न कंपनी के अंडर में या मिनी रत्न का इसको दर्जा प्राप्त है। ठीक है, काम क्या है? तो जाहिर सी बात है कोयला का खनन करने का काम करता है। और इसके तहत अगर हम छत्तीसगढ़ के सेक्टर में बात करें तो यहाँ पे 3 अलग अलग जो है इसके समूह में या ग्रुप्स में इसको बांटा गया है। जैसे कि मैंने उस टाइम में भी बोला था, इसको सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड लिमिटेड बोला जाता है, एक ग्रुप को इसका सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, तो इसके अंदर में लगभग 8 जो है अलग अलग जो है ब्लॉक्स हैं। दूसरा जो सेक्शन है वो कोरबा कोलफील्ड के नाम से जाना जाता है, कोरबा कोलफील्ड। और जो जिसमें जो है लगभग 4 जो है इसमें ब्लॉक में आए जाते हैं, जिसमें कोरबा का एरिया है, कुसमुंडा का एरिया है। गेवरा वाला जो है वो इसी अंडर में आता है ना, गेवरा का जो सबसे बड़ा जो कोल माइन है वो इसी के अंतर्गत आता है, गेवरा वाला। ठीक है, कोरबा, कुसमुंडा, दिपका और गेवरा क्षेत्र। इसके अलावा मान रायगढ़ कोलफील्ड लिमिटेड आता है तीसरा सेक्टर में, मांड।
कोलफील्ड या मान रायगढ़ कोलफील्ड कहा जाता है, जिसमें रायगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है, जो कि एक ब्लॉक इसमें आता है। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप्स में इसको बांटा गया है ACCL के जो सेक्टर है उसमें। ठीक है, तो इस तीनों को याद रखना है आपको। हाँ बिल्कुल, कोरबा फील्ड में ही दीपका वाला सेक्टर भी आता है इसमें, दीपका इसी अंदर में आता है, कुसमुंडा भी इसी में आता है, कुसमुंडा ब्लॉक, और कोरबा तो आता ही है। तो ये चारों ब्लॉक इसी में आता है। रायगढ़ ब्लॉक जो है मान कोलफील्ड के अंतर्गत आता है, तो इसको मान रायगढ़ कोलफील्ड बोला जाता है। और इसमें 8 अलग अलग ब्लॉक्स है जो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो बात करते हैं एनटीपीसी की। तो देखो छत्तीसगढ़ में हो या स्थापना की अगर हम बात करें तो बेसिकली एनटीपीसी की जो स्थापना है, फाउंडेशन है, वो 1975 को हुआ था, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और ये एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, किस टाइप का कंपनी है? एक महारत्न कंपनी है, और 2010 में से ये महारत्न कंपनी है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसके अंडर में जो है 3 अलग अलग जो है अभी चल रहा है। एक तो कोरबा में है, एनटीपीसी कोरबा है, इसके अलावा बिलासपुर के सीपत में है एक, और एक है आपका रायगढ़ में है जिसको लारा करके बोला जाता है, जो कठली गांव एरिया पड़ता है, वहां है कठली गांव, लारा एनटीपीसी। ठीक है, तो ये बना था 1978 में, ये 2002 में बना, और ये जो है 2014 में जो है इसका फाउंडेशन रखा गया है। हालांकि इसका जो प्रोडक्शन है वो 1983 में हुआ, प्रोडक्शन इसका 1983 में, इसका प्रोडक्शन जो है 2008 से चालू हुआ, और इसका प्रोडक्शन 2019 से। अब देखो मैंने बताया था कि 2880 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है छत्तीसगढ़ में, वो अपना उनका वो है। लेकिन एनटीपीसी के थ्रू जैसे यहां से जो कैपेसिटी है इसका, ये 2600 मेगावाट जनरेट करता है, 26 मेगावाट, ये 2900, और ये 4800 मेगावाट जो है। अब आप ये जो लारा वाला है, ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसको खासतौर पे देखना है क्योंकि ये रिसेंटली हुआ है। ठीक है, पिछले ये 4000 वाट तक क्षमता था, लेकिन अभी दिसंबर 2022 के हिसाब से देखा जाए तो इसमें अभी एक्स्ट्रा जो है मेगावाट हुआ है, मतलब ऐड हुआ है। तो याद रखना है 4800 मेगावाट कैपेसिटी है इसका। चलो अभी आ रही है आवाज? ठीक है, अभी आई होप आप लोग को आवाज सुनाई दे रहा होगा। मुझे एक चीज बताओ कि अगर बाई चांस आपसे पूछे कि भारत का फर्स्ट एनटीपीसी कहां है, फर्स्ट एनटीपीसी ऑफ इंडिया, जल्दी से बताओ आंसर। इंडिया का फर्स्ट एनटीपीसी का जो वो है यूनिट है, वो कहां लगा था? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। दिल्ली में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, हेडक्वार्टर है दिल्ली में, लेकिन फर्स्ट दिल्ली में नहीं। एनटीपीसी जो सिंगरौली है, हाँ मनोज कुमार और कुछ लोगों ने बोला था, ठीक है, सिंगरौली। ठीक है, तो जो सिंगरौली वाला है वो एरिया जो है, या सिंगरौली का जो एनटीपीसी है, वो भारत का पहला जो है एनटीपीसी था। एनटीपीसी है, समझो फर्स्ट एनटीपीसी ऑफ इंडिया जो है सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि बताइए सुपर क्रिटिकल टेक्निक पर बेस्ड, सुपर क्रिटिकल टेक्निक बेस्ड एनटीपीसी, या बोलना चाहिए इंडिया का फर्स्ट सुपर क्रिटिकल बेस्ड एनटीपीसी कहां पर है? तो देखो ये जो सेकंड वाला है छत्तीसगढ़ का सीपत, यही जो है भारत का पहला जो है सुपर क्रिटिकल बेस्ड एनटीपीसी है। अब सुपर क्रिटिकल जो बॉयलर होता है, बेसिकली जो मेन काम तो वहां एनटीपीसी में बॉयलर का ही है। ज्यादातर एक्सीडेंट्स वगैरह जो है इसी बॉयलर के वजह से, बॉयलर फटने से ही होता है। और मेरे ख्याल से बॉयलर के बारे में आप लोग सबसे बेस्ट जानते होंगे, है ना? तो यहाँ पर जो सुपर क्रिटिकल टेक्निक है वो सीपत में पहली बार जो है लागू किया गया, समझो। और उसी पे बेस्ड जो भारत का पहला संयंत्र है या जो एनटीपीसी है वो
सीपत बिलासपुर में है। ठीक है, तो याद रखना है सीपत बिलासपुर का एनटीपीसी भारत का पहला, बिलासपुर का पहला जो है सुपर क्रिटिकल बॉयलर बेस्ड एनटीपीसी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में और एक जो कंपनी है उसको बोला जाता है बाल्को। देखो, बाल्को का जो स्थापना है वो हुआ था 24 नवंबर 1965 को। ठीक है, 1965 को जो है इसकी स्थापना हुआ था। हालांकि इसका भी जो प्रोडक्शन है वो 1975 में स्टार्ट हुआ था, तो 1975 में जो है इसका स्थापना हुआ था, मतलब उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। तो ये क्या काम करता है, कहने का मतलब यह है कि बाल्को जो है वो एल्युमिनियम कंपनी है। ठीक है, भारत एल्युमिनियम कंपनी बोला जाता है, उसी को शॉर्ट फॉर्म है। BAL का मतलब है एल्युमिनियम, बी का मतलब भारत, और CO का मतलब है कंपनी। तो भारत एल्युमिनियम कंपनी बेसिकली 1965 में बना, लेकिन इसका प्रोडक्शन 1975 में जो है हुआ था। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि बाल्को को कोयला कहां से प्रोवाइड किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, चाहे वो ACCL हो, चाहे वो आपका NTPC हो, वहां भी खनिज के रूप में कोयले का ही यूज किया जाता है। बाल्को को कोयला कौन प्रोवाइड करता है, तो आपको याद रखना है कोरबा से जो है प्रोवाइड किया जाता है बाल्को को, कोरबा मतलब कि कोयला। तो बाल्को है कहाँ पे, ये भी कोरबा में ही है, और यहाँ पे कोरबा माइन से जो है इसको कोयला जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, बार बार छत्तीसगढ़ के सेक्शन से यहाँ से पूछ देता है कई बार क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, गेवरा कुसमुंडा माइन से जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है। चलो, नया गवर्नमेंट बनने के बाद में छत्तीसगढ़ में कुछ चेंजेस आया है, उसको मैं बता दूं। पहला तो ये है धान खरीदी को लेकर के। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो है धान खरीदी का जो वो है वो दिसंबर जनवरी में चलता है हमेशा से। ठीक है, तो अभी जो है धान के लिए 3100 रुपया पर क्विंटल, ठीक है, प्रति क्विंटल जो है 3100 रुपया जो है, इस रेट पर जो है धान की खरीदी किया जा रहा है। और एक चीज आपको याद रखना है, इस बार जो प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक का जो है लिमिट रखा गया है, 21 क्विंटल प्रति एकड़। तो ये नया गवर्नमेंट बनने के बाद में समझो कि कुछ चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे वो करना है, अपडेट करना है, क्योंकि इसमें नया गवर्नमेंट के साथ में ही क्या हुआ है, बेसिकली बोनस जोड़ दिया गया है। तो बोनस जोड़ा गया जब भाजपा की गवर्नमेंट बनी तो, ठीक है, तो वो बोनस अब मिलने लगा है किसानों को। तो याद रखना 3100 रुपये प्रति क्विंटल अब जो है धान की खरीदी हो रही है, और 21 क्विंटल हर किसान से उसके 1 एकड़ के पीछे 21 क्विंटल तक की जो है खरीदी इसमें किया जाएगा समर्थन मूल्य के साथ में। ठीक है, तो जो नया समर्थन मूल्य जो नियम लागू हुआ है उसके हिसाब से बोनस जो राशि है वो किसानों को अब दिया जाएगा, 2 साल के धान का जो बकाया बोनस है वो। ठीक है, नहीं मिल रहा है। अब वो ग्रॉस रूट लेवल को छोड़ो यार, जो ऑफिशियल डेटा है वो तो आपको एग्जाम में यही सब चीज आता है, उसके पीछे छोड़ो आप क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक नया चीज होता है, वो है कोदो कुटकी के पीछे भी समर्थन मूल्य में जो है इसको खरीदी किया जाता है। तो कोदो और कुटकी क्या है, बेसिकली एक तरह से बोल सकते हो कि ये मोटे अनाज का एक फॉर्म है जो बस्तर एरिया में खास तौर पे जो है उपजाऊ मतलब कि बस्तर एरिया में जो है उपजाया जाता है या वहां खेती की जाती है। कोदो की जो खरीदी है वो इस बार समर्थन मूल्य के साथ में 3200 रुपया क्विंटल में समर्थन मूल्य में खरीदा जा रहा है। ठीक है, 3200 रुपया प्रति क्विंटल। उसी तरह से जो कुटकी है वो लगभग 3350 रुपया प्रति क्विंटल जो है खरीदा जा रहा है। इसके अलावा रागी की खरीदी किया जा रहा है, मिलेट की, और इसमें जो है 3846 रुपया का जो है समर्थन मूल्य के साथ में। अब ये लेटेस्ट है ना, अभी वाला एग्जाम के लिए यही आपके काम आएगा। इसके अलावा ये भी याद रख सकते हो आप, जो तेंदू पत्ता है वो भी उसमें खरीदा जाता है समर्थन मूल्य में 4000 रुपया प्रति मानक बोरा के रूप में, प्रति मानक बोरा।
कोदो कुटकी ये दोनों चीज मोटा अनाज होता है यार, जैसे गेहूं होता है ना, रागी जैसे गेहूं होता है, ज्वार होता है, उसी तरह से मोटा अनाज होता है कोदो कुटकी। हाँ, तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलो, नया सरकार आते ही कुछ नई योजनाएं लाई गई है, तो योजना का नाम है महतारी वंदन योजना। तो महतारी वंदन योजना बेसिकली छत्तीसगढ़ में जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं उनको एक तरह से फाइनेंशियल बेनिफिट पहुंचाने के लिए या उनको आर्थिक कंपनसेशन देने के लिए जो है इस योजना को लाया गया है। इसमें जो है 1,000 रुपया प्रति माह, पर मंथ जो है 1,000 रुपया, और अगर हम ईयरली देखें तो 12,000 रुपया जो है दिया जाएगा सहायता राशि के तौर पे। ठीक है, तो ये पूरे प्रदेश में जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं उनको जो है गरीबी रेखा से नीचे जितनी भी महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से, विवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए ये महतारी वंदन योजना जो है लाया गया है भाजपा सरकार के द्वारा। ये बेसिकली भाजपा के द्वारा जब वो घोषणा पत्र लाया गया था चुनाव इलेक्शन के टाइम में, उस टाइम में इसको घोषित किया गया है। तो निर्वाचन के बाद में और रिजल्ट के बाद में ये महतारी वंदन योजना जो है शुरू किया गया। ठीक है। हाँ, एमपी वाले में हम बात करेंगे, वहां लाडली बहना योजना चल रहा है। खैर, एक और योजना है छत्तीसगढ़ में, वो है रानी दुर्गावती योजना। ठीक है, इसमें जो है 1.5 लाख रुपया जो है सहायता राशि है, 1.5 लाख रुपये किसको मिलेगा? छत्तीसगढ़ में जो भी बीपीएल फैमिली है उसमें जन्म लेने वाली जो बच्ची होगी, लड़की होगी, उसको ये चीज दिया जाएगा बीपीएल परिवार में। ठीक है, तो ये सिर्फ बीपीएल परिवार वालों के लिए है। कब मिलेगा? जब वो बड़ी हो जाएगी, मतलब उसको आर्थिक सहायता तब दिया जाएगा जब वो 18 साल की हो जाएगी, तब उसको आर्थिक सहायता दिया जाएगा, एक मुश्त 18 लाख रुपया। तो ये भी जो है, सॉरी 1.5 लाख रुपया। तो ये भी बेसिकली भाजपा के घोषणा पत्र में दिया गया था, बीपीएल परिवार में जो भी जन्म लेने वाली बच्ची होगी उसको 1.5 लाख रुपया आश्वासन प्रमाण पत्र के साथ में दिया जाएगा। ठीक है। अब बेसिकली उसका उसका यूज कहाँ पे होगा? या तो एजुकेशन के मामले में या फिर विवाह के टाइम में जो है उसको दिया जाएगा। ठीक है। और क्या रह गया? हाँ, जैसे ही गवर्नमेंट बनी है भाजपा की, तो आयुष्मान कार्ड का जो वो है, जो आयुष्मान कार्ड से पहले 5 लाख तक रुपया का जो निःशुल्क इलाज होता था उसको बढ़ा करके अब जो है 10 लाख तक का इसका लिमिटेशन को इंक्रीज किया गया है। ठीक है, 10 लाख रुपए तक फ्री जो है हेल्थ कंपनसेशन मिलेगा। अब इसको भी थोड़ा सा याद रखना है कि जैसे ही अब सरकार बनी है तो 5 लाख तक की जो निःशुल्क इलाज होता था उसको 10 लाख तक का बढ़ा दिया है उसके लिमिटेशन को। ठीक है, तो ये भी एक अपडेट है जो नया सरकार बनने के बाद में अभी छत्तीसगढ़ में हुआ है। और क्या चीज रह गया? हाँ, इसके अलावा अभी जो है घोषणा किया गया है कि 2024 से 5 साल तक जो मतलब कि नया गवर्नमेंट 5 साल तक के लिए है, तो जितने भी गरीब परिवार के हैं उनको निःशुल्क चावल देने का फैसला किया गया है, बिना किसी, पहले 1 रुपया 2 रुपये चलता था ना, वो भी हटा दिया गया है। और जो राशन कार्ड धारी है उनको, बीपीएल परिवार वालों को निःशुल्क जो है चावल दिया जाएगा 5 सालों तक। ठीक है, ये न्यूज है क्या यार? जो भी है, तो निःशुल्क चावल योजना लाया गया है, समझो, निःशुल्क 5 साल तक। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा 5 साल तक, मतलब कि 2024 से 28 तक बोल सकते हो। चलो, एक चीज और न्यूज में रहा इस साल, वो है माह। किसी ने सुना है? जो छत्तीसगढ़ का होगा उसको पता होगा। माह क्या चीज होता है?
ये न्यूज में रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है आपसे पूछे। तो देखो, बस्तर में एक होता है महुआ, और महुआ का जो है शराब निकाला जाता है ना। तो अब बेसिकली जो है महुए से निर्मित जो शराब है उसको माह नाम दिया गया है, और इसको एक कंपनी की तरह जो है लॉन्च किया गया है। तो इसको पूरे मतलब कि दुनिया भर में फेमस बनाने के लिए जो माह है एक तरह का आदिवासी शराब है समझो। मतलब कि ट्राइबल कम्युनिटी में अलग अलग तरह का जो पेय पदार्थ होता है, उसी तरह से इसको फ्रांस की एक जो कंपनी है उसके द्वारा बस्तर के जो ये बनेगा कैसे, महुआ का जो फूल होता है ना उससे बनेगा, महुआ फूल से। फ्रांस की कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, माह नाम से, ठीक है, माह नाम से महुए के फूल के शराब को फ्रांस की कंपनी ने लॉन्च किया है। चलो, छत्तीसगढ़ का स्थापना किस दिन मनाया जाता है? अब इसका आंसर तो सबको पता है, चलो जल्दी बताओ, छत्तीसगढ़ का यह फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? हाँ यार, अब महुआ मतलब फ्रांस ने हुआ है तो फ्रांस वालों को भी पिलाया गया होगा, तभी तो वो लोग बेच रहे हैं, और क्या। ठीक है, तो 1 नवंबर 2000 को इसका फाउंडेशन डे है छत्तीसगढ़ का। तो अब मुझे बताओ, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इस साल जो है 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया? जल्दी से बताओ कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया? चलो, आंसर है 24वें नंबर का। ठीक है, अब यहां पे क्या है ना, स्थापना दिवस, पहला स्थापना दिवस उसी दिन मनाया गया जब 1 नवंबर सन 2000 को राज्य बना था, वो स्थापना दिवस है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, आपसे अगर पूछे कि जैसे सालगिरह पूछे, ठीक है, या एनुअल इस तरह से कोई शब्द आए, तब जो है वो 23वां होगा, अदरवाइज स्थापना दिवस 24वां नंबर का है। इस टाइप का क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछ देता है, तो याद रखना है 24वां नंबर का जो है स्थापना दिवस इस बार मनाया गया, जो कि 1 नवंबर 2023 को मनाया गया, ठीक है, 1 नवंबर 2023 को। हाँ, सालगिरह इस तरह का चीज सब पूछे, एनिवर्सरी शब्द जब आए, एनिवर्सरी या सालगिरह, तब जो है 23 होगा वो। लेकिन यहाँ पर स्थापना दिवस पूछेगा तो याद रखना है, स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हो गया था, और उस दिन को पहला काउंट करोगे तो 2023 का क्या होगा, 24वां होगा। तो समझना, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी होता है, और ऐसा आसान क्वेश्चन में फंस सकते हो आप, ठीक है, तो याद रखना है इसको। चलो, छत्तीसगढ़ में कितना जो है फॉरेस्ट एरिया है? छत्तीसगढ़ में कितना फॉरेस्ट एरिया है? तो इस चीज को याद रखना है, छत्तीसगढ़ का जो टोटल एरिया है वो कितना है, 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। उसमें से 59,772 जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया क्या है, फॉरेस्ट कवर एरिया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, वन क्षेत्र 59,772 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे क्षेत्र का 44.2% है। और अगर हम बात करें वन क्षेत्रफल के हिसाब से या वन क्षेत्र की दृष्टि से, ये भारत में 4th पोजीशन पे है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर के हिसाब से भारत में। और अगर आपसे बोले कि वन आवरण के क्षेत्र में, मतलब कि टोटल फॉरेस्ट में ये चौथा स्थान में है, टोटल फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से, और सिर्फ इसमें बोलिए फॉरेस्ट कवर के हिसाब से पूछेगा तो ये तीसरे नंबर पे है।
इस चीज को मैंने हालांकि फॉरेस्ट वाले सेक्शन में मैंने उस टाइम एक्सप्लेन किया था कि क्यों ऐसा है। तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पे है कुल वन क्षेत्र के हिसाब से, टोटल फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से। और अगर पूछे कि भारत में छत्तीसगढ़ वन आवरण क्षेत्र के हिसाब से कौन से नंबर पे है, जिसको हम वन आवरण मतलब फॉरेस्ट कवर, तो इसमें तीसरे नंबर पे है ये, ठीक है। तो इसमें दोनों में कंफ्यूज मत होना, चौथा है टोटल क्षेत्र में और तीसरा है सिर्फ फॉरेस्ट कवर में, क्योंकि जो टोटल होता है वो दो पार्ट में बटा होता है, एक को हम बोलते हैं फॉरेस्ट कवर एरिया और दूसरे को हम बोलते हैं ट्री कवर एरिया। तो टोटल में तो ये फोर्थ नंबर पे है, लेकिन फॉरेस्ट कवर एरिया में ये थर्ड नंबर पे है। झारखंड सीजी का सेम साल, हाँ यार सेम है। टेस्ट का फाइनल आंसर कैसे मिलेगा, वो आकाश सर बता देंगे यार आपको, या देवेंद्र सर बता देंगे। चलो बताओ, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग। करेक्ट है, बस्तर जो है सबसे बड़ा संभाग है और दुर्ग जो है सबसे छोटा संभाग है एरिया हिसाब से। और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा मैंने बताया था, बीजापुर, ठीक है, 8,530 स्क्वायर किलोमीटर के साथ में बीजापुर। और अगर आपसे छोटा पूछे तो जो लेटेस्ट जिला है छत्तीसगढ़ का वो है शक्ति। तो कितना मैंने बताया था, 1632 स्क्वायर किलोमीटर, करेक्ट है। तो ये तीनों, ये चारों चीज को आपको खास तौर पे याद रखना है। टोटल डिवीजन कितना है छत्तीसगढ़ में और टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल ठीक, सब मतलब कि टोटल डिवीजन है 5 संभाग, ठीक है। कौन कौन सा, बस्तर संभाग जैसा कि सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे है सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर और दुर्ग सबसे छोटा, ठीक है। इसके अलावा टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे है 33 डिस्ट्रिक्ट, 33 जिले हैं छत्तीसगढ़ में वर्तमान में। छत्तीसगढ़ सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, शिवनाथ नदी है यार, सबसे लंबी नदी। अच्छा, डिवीजन के बारे में अगर हम बात करें तो 5 डिवीजन है, 5 संभाग हैं और 33 जिले हैं। अब आपको याद रखना है, कुछ चीजें आजकल पूछ रहे हैं, जिला पंचायत को याद रखना है आपको, कि देखो जब भी आपसे पूछेगा डिस्ट्रिक्ट जो पंचायत होता है वो जितने जिले होते हैं उतने होते हैं, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि अभी छत्तीसगढ़ में सिर्फ 28 जिला पंचायत है, इस चीज को खास तौर पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। छत्तीसगढ़ में टोटल जिले भले ही 33 है, लेकिन अभी नए जो जिले बने हैं, 5 जो जिले हैं उसमें से अभी सिर्फ 28 जिले हैं। पुराने जो जिले 27 थे और एक जिला जो गौरेला पेंडा मारवाही, उसमें जिला पंचायत है। बाकी जिलों में अभी जिला पंचायत का गठन नहीं किया गया है, इसलिए कितना है, ये 28 है। इसके अलावा एक होता है ब्लॉक पंचायत जिसको हम जनपद बोलते हैं, ठीक है, जनपद पंचायत। तो जनपद पंचायत है यहाँ पे 146, ठीक है। और अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें
तो छत्तीसगढ़ में है ग्राम पंचायत 11,651। ये भी अभी अपडेट हुआ है, क्योंकि ये पिछले जो 19-20 वाला जो पंचायत विभाग था उसमें 11,664 था, तो अभी ये कम हुआ है, 11,651 हुआ है, क्योंकि नगरीय निकायों का विस्तार हुआ है बेसिकली, उसकी वजह से जनपद पंचायत 146 है और ग्राम पंचायत जो है 11,665 है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नगरीय क्षेत्र वाला जो सेक्शन है उसमें कई चीजें जो है अपडेट हुआ है। जैसे नगर निगम की अगर हम बात करें तो हालांकि पहले भी था, नगर निगम में आपको चेंजेस नहीं देखने को मिला है। चलो किसी ने याद किया है, पढ़ा है तो बताओ मुझे, नगर निगम कितना है छत्तीसगढ़ में, नगर पंचायत कितना है, सिटी काउंसिल जिसको हम बोलते हैं। और नगर नगर पालिका पहले आएगा, नगर पालिका फिर नगर पंचायत, म्युनिसिपैलिटी जिसको हम बोलते हैं, और नगर पंचायत सिटी काउंसिल। चौदह नगर निगम करेक्ट है, 14 नगर निगम है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ये जनपद पंचायत को हम विकास खंड भी बोलते हैं ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, विकास खंड का के भी क्वेश्चन पूछ देता है, विकास खंड कितना है। तो जनपद पंचायत बोलो, ब्लॉक पंचायत बोलो या विकास खंड बोलो, एक ही बात है। चलो नगर पालिका कितना है। हाँ, नगर पालिका अपडेट हुआ है दोस्त, नगर पालिका अभी 44 हो गया है, तो इस चीज को याद रखना है, नगर पालिका 44 है। और नगर पंचायत अब 112 हो चुके हैं, 112 नगर पंचायत। तो ये थोड़ा सा अपडेटेड डेटा है, इसको देख लेना। हाँ, पहले 109 था जरूर, अब 112 जो है नगर पंचायतों की संख्या हो गई है। 44 जो है अभी नगर पालिका है और 14 जो है नगर निगम है। ठीक है, एक चीज बच गया है, तहसील की संख्या, तहसील। तो देखो अभी तहसीलों की संख्या इतना अपडेट हुआ है अभी रिसेंटली पिछले एक साल में, लेकिन अभी के जो डेट में इसमें अब तहसीलों की संख्या 233 है छत्तीसगढ़ में। तो जिला 33 और तहसील जो है 233, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो 5 संभाग, 33 जिला, 28 जिला पंचायत, 146 जो है यहाँ पे है विकास खंड या जनपद पंचायत। ग्राम पंचायतों की संख्या है अभी 11,651 हो चुका है। नगर निगम अभी जो है कितना हो गया है, 14, और नगर पालिका है 44, नगर पंचायत 112, तहसील अपडेट होकर के हो गए हैं 233 तहसील। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ 5 संभाग है, अब अगर अलग अलग जो नए जिले बने हैं उसके हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे बस्तर में कितने जिले हैं, बिलासपुर में कितने जिले हैं, ये चीज जो है कई बार पूछ देता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से संभाग में कितने जिले अभी वर्तमान में है। ठीक है, चलो बताओ, किसी ने पढ़ा है बस्तर में कितने जिले हो गए हैं वर्तमान में। GI टैग बोल रहे हो, ठीक है विपुल। देखो यार, एक क्लास तो अभी और कल होना ही होना है, तो मैं आप लोग को जो चीजें आप लोग बोलोगे उसको मैं अपडेट करा दूंगा। तो GI टैग मुझे मुंह जबानी तो याद नहीं है फिलहाल। अभी धमतरी का जो चावल है वही धान है वही फेमस है। बाकी और छत्तीसगढ़ में क्या क्या GI टैग है उस सब के बारे में मैं कल बता दूंगा, और कुछ होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अभी बस्तर में कितने जिले हैं, टोटल 7 जिले हैं बस्तर में। सरगुजा में कितने जिले हैं, सरगुजा में है 6 जिले। दुर्ग में भी कितने जिले हो गए हैं, 7 जिले। अब बिलासपुर में है 8 जिले। तो यही चीज आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जिले जो है बिलासपुर में हैं, 8 जिलों के साथ में ये टॉप पे है। अगर हम रायपुर की बात करें तो रायपुर में सबसे कम है, तो इसको याद रखना है मिनिमम में, सबसे कम जिले हैं रायपुर में 5 जिले।
ठीक है, मतलब कि रायपुर में अगर हम देखें तो रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद, ये 5 जिले हैं। बिलासपुर में जो है अभी टोटल जो है 8 जिले हो गए हैं, जिसमें से आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक तो 2020 में बना था गौरेला, पेंड्रा, मारवाही बोला जाता है इसको, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही एक जिला बना। देन उसके बाद में सारंगगढ़ जिला बना, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिसको हम बोलते हैं। और इसके अलावा जो नया जिला बना है वो है सक्ती में। तो ये 3 जिले नए बनने के साथ में यहाँ 8 जिले हो गए हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर संभाग में। ठीक है, अगर हम बात करें दुर्ग डिस्ट्रिक्ट की, तो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है उसका नाम है, एक तो यहाँ पे बना है आपका खैरागढ़ छुई खदान, और एक बना है आपका मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। तो इस चीज को याद रखना है, खैरागढ़, एक तो जिलों के साथ में इतने सारे नाम है कि पूछो मत, छुई खदान, गंडई, है ना, एक जिला ये नया बना, और एक जिला बना है मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। ठीक है, तो ये पांचों जिलों जो है नए हैं। तो बिलासपुर में जिले बने और दुर्ग में जिले बने हैं, जो नए जिले बने हैं, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और सक्ती बना बिलासपुर में, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई बना राजनांदगांव से अलग होकर, और मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ हुआ राजनांदगांव से अलग होकर के, मतलब राजनांदगांव अब 3 जिलों में कन्वर्ट हो गया समझो। ठीक है, सबसे नया डिस्ट्रिक्ट जो है सक्ती है यार। अच्छा, मैं इसको लिस्ट आउट कर दूं कि कौन सा जिला कब बना और कौन सा लेटेस्ट है, इसको इस तरह से थोड़ा सा याद रखने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो 27 जिले पहले थे, तो 27 जिलों से तो अब क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है कि कौन सा जिला कब बना, अब वो आउटडेटेड हो गया समझो। 28वां जिला है वो है गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, ये 28 नंबर का जिला है छत्तीसगढ़ का, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही। शॉर्टकट में आप इसको जीपीएम करके आप याद रख सकते हो। तो ये 28वां जिला है जो कि 19 फरवरी 2020 को बना था। इसके अलावा जो 29 नंबर का जिला बना है छत्तीसगढ़ में, वो बना है आपका मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। तो ये 29 नंबर का है। अब इसको याद रखना है आपको, ये 2 सितंबर 2022 को बना। ठीक है, 30वें नंबर का जो जिला है वो बना है सारंगगढ़, बिलाईगढ़। तो ये बना 3 सितंबर को, 3 सितंबर 2022 को। जो 31वां नंबर का, 31st नंबर का जो जिला बना है, अच्छा कितना हो गया यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? 28वां, 29वां, 30वां सारंगगढ़ हो गया, 31वां है खैरागढ़। ठीक है, KCG करके आप याद रख सकते हो, KCG, और इसको तो मैं SBG बोलता हूं, या आप चाहो तो SB बोलना, क्योंकि जी में फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो। मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, MMA। ठीक है, तो खैरागढ़ भी जो है आपका सेम डेट को बना, 3 सितंबर को। जो 32वां नंबर का है, अच्छा ये चीज को मैं पिछले वाले सेक्शन में बताना भूल गया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये बना है 9 सितंबर 2022 को। और जो लास्ट है 33rd नंबर का, वो है सक्ती, ये भी सेम डेट को बना, 9 सितंबर 2010 को।
ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट में MCB करके आप याद रखोगे। जो लास्ट है इसमें, लास्ट वाले सेक्शन में, यहां पर मैं ये सरगुजा का जो MCB इसको बताना भूल गया, तो ये नया डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बना है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखो 28वें नंबर का गौरेला पेंड्रा मारवाही 2020 में बना। क्वेश्चन क्या आएगा, आपसे पूछेगा कि बताइए छत्तीसगढ़ में 2022 में कुल कितने जिले बनाए गए। तो कुल बने हैं 5 नए जिले 2022 में, क्योंकि एक जो 28वां जिला है वो 2020 में बना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 5 नए जिले बनाए गए। आपसे पूछ सकता है कि बताइए छत्तीसगढ़ के कौन कौन से संभागों में नए जिले बनाए गए। तो सरगुजा में एक जिला, दुर्ग में जिला बनाया गया और बिलासपुर में जिले बनाए गए। ठीक है, तो ये जो है 3 ऐसे संभाग है जहां नए जिले बनाए गए हैं। ठीक, अब 2022 में भी तीनों संभाग में ही बने हैं, जैसे मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जो है वह आपके दुर्ग संभाग का जिला है। ठीक है, दुर्ग संभाग में बना है ये। उसी तरह से सारंगगढ़, बिलईगढ़ जो है ये आपके बिलासपुर संभाग का जिला है। खैरागढ़ ये भी दुर्ग संभाग में बना। मनेन्द्रगढ़, चिड़मिरी ये सरगुजा संभाग में बना है। और सक्ती जो जिला है ये बिलासपुर संभाग में है। ठीक है, तो 2 सितंबर को मोहला, मानपुर, अंबागढ़, सारंगगढ़, खैरागढ़ दोनों 3 सितंबर को बना। 9 सितंबर को मनेन्द्रगढ़ और सक्ती बना है। तो इस तरह से 5 नए जिले बनाए गए हैं। चलो और क्या बच गया। निक नेम ऑफ सिटीज, वो मैं जब छत्तीसगढ़ पढ़ा रहा था उस टाइम में मैंने बहुत सारे निक नेम्स वगैरह बताए थे यार। जैसे कि मेरे ख्याल से उस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत सारा चीज। क्योंकि देखो यार यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या चीजें छोड़ोगे और क्या क्या चीजें डिस्कस करोगे। अब वही चीजें डिस्कस कर रहा हूँ जो रिसेंटली चीजें हुई हैं, है ना। अदरवाइज तो ढेर सारे ऐसे चीज बारे में छत्तीसगढ़ में बात कर सकते हो, तो कहाँ कहाँ तक आप जाओगे। पार्क के बारे में मैंने पूरा बताया हुआ है। वो लास्ट क्लास वाला जो है ना, छत्तीसगढ़ जीके वाले बहुत सारे क्लासेस हुए हैं, उसमें देखोगे सारे पार्क के बारे में मैंने बता दिया है। कोई चीज अपडेट नहीं हुआ है, सब सेम ही है। ठीक, तो वहां से देख ना, अदरवाइज हम कितने चीजों को यहाँ डिस्कस करेंगे, वो तो कई साल चल जाएगा ना। चलो एक चीज और बच गया है जो मैं अपडेट करा दूं अभी, जो है रिसेंटली, जैसे आप लोग को मैंने उस टाइम में बताया था राजकीय पशु क्या है छत्तीसगढ़ का, तो वन भैंसा मैंने बताया था, है ना। राजकीय पक्षी क्या है, तो पहाड़ी मैना बताया था मैंने। और इसके अलावा जो है राजकीय वृक्ष बताया था छत्तीसगढ़ का, क्या है, साल या सरई वृक्ष। और उसके अलावा मैंने बताया था, अच्छा हाँ, नया चीज है राजकीय गमछा। अब पता नहीं इसको मैंने उस टाइम में बताया था या नहीं बताया था, लेकिन इसको याद रखना है, राजकीय गमछा, छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा। सेंसस से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्त, सेंसस का तो भूल ही जाओ। 2011 का सेंसस से कितना क्वेश्चन पूछेगा यार, छत्तीसगढ़ से सेंसस से अब कोई क्वेश्चन आना ही नहीं है। राजकीय पशु क्या है, वन भैंसा। राजकीय पक्षी क्या है, पहाड़ी मैना। और स्टेट ट्री या राजकीय वृक्ष क्या है, साल, या जिसको हम सरई भी बोलते हैं। ठीक है, राजकीय गमछा अभी जो है रिसेंटली 14 अक्टूबर 2021, इस दिन जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है छत्तीसगढ़ में राजकीय गमछा का जो है लोकार्पण किया या उसका इनॉग्रेशन किया। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक चीज आपको याद रखना है कि ये 14 अक्टूबर 2021 को, इसके पहले कोई राजकीय गमछा नहीं था। अब ये अगर आप देखोगे राजकीय गमछा, तो बेसिकली उसमें ये जितने भी पहाड़ी मैना है, वन भैंसा है, और इसके अलावा जो है किसान वगैरह है, धान की बाली वगैरह है,
ये सब उसमें प्रिंट किया गया है। जो बुनकर जो लोग होते हैं, चांपा और सिवनी के जो बुनकर हैं, उनके द्वारा जो है उसको कॉटन का गमछा बनाया गया। ठीक है, तो इसमें क्या यूज किया गया है, जो टसर सिल्क होता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला टसर सिल्क, उसका प्रयोग किया जा रहा है। इससे बना हुआ जो है गमछा है, और साथ ही साथ खादी का उसमें मिलाया गया है। खादी और टसर सिल्क से ये एक तरह का कॉटन गमछा बनाया गया, और उसको अब हर जो मतलब राजकीय फंक्शन वगैरह होता है ना, उसमें भेंट के लिए जैसे शॉल ओढ़ाया जाता है ना, वैसा टाइप। तो ये चीज को याद रखना है, राजकीय गमछा कब वो किया गया उसको। इसके अलावा जो वो है, क्या बोलते हैं, राजकीय गीत, छत्तीसगढ़ में जो राजकीय गीत है वो कौन सा है। तो ये भी अभी न्यूज में बहुत वो हुआ है, हालांकि ये 2020 से ही लागू हो गया है, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी के धार, ये जो गीत है उनके, उसको जो है यहाँ का राजकीय गीत बनाया गया है, अरपा पैरी के धार। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें पूछा जा सकता है, बताइए कि अरपा पैरी धार जो राजकीय गीत है उसको लिखा किसने, रचयिता। तो इसके रचयिता है डॉक्टर नरेंद्र वर्मा, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। तो कब से है ये, 2 फरवरी 2020 से। सीजीपीएससी में तो हालांकि और थोड़ा थोड़ा डीप पूछता है कि इस अरपा पैरी के धार में कितने नदियों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो है कुल मिलाकर के 4 नदी के बारे में इसमें बात की गई है। जैसे कि एक नदी तो अरपा नदी है, पैरी नदी है, महानदी है और इंद्रावती नदी है। ये चारों नदी के बारे में जो है बोला गया है। ठीक है, महानदी और इंद्रावती नदी। और अरपा पैरी तो नाम में ही है, शुरू में है अरपा नदी, पैरी नदी, ये चारों नदी के बारे में उल्लेख किया गया है इसमें। चलो यार, जो जो टॉपिक आप लोग को लग रहा है ना कि ये चीजें हमको पढ़ना है करके, तो उसको मुझे ना व्हाट्सएप में मैसेज कर देना यार, एक लाइन में, है ना। तो मैं कल अपडेट करा दूंगा। हालांकि मुझे याद आ रहा है कि जब मैं सीजीपीएससी सॉरी सीजी वाला सेक्शन जब कवर करा रहा था ना, तो ये सारा चीज मैंने बताया ही हुआ है, क्या क्या डांस है वहाँ का, क्या क्या है, ये सब बेसिक चीजें तो मैंने वहाँ पे बोला ही है। लेकिन फिर भी 7415872771। देखो यार, एक बार ना मेरे ख्याल से आप लोग ना वो वीडियो एक बार चेक कर लेना, या पीडीएफ भी होगा उसको चेक कर लेना। जो चीज वहां मिल जाएगा उसको मत, जो नहीं होगा उसको मेरे को एक बार मैसेज कर देना, तो मैं वो चीज आप लोग को बता दूंगा। चलो बताओ, छत्तीसगढ़ में बोरेबासी दिवस, बोरेबासी दिवस कब मनाया जाता है। एक पूछता है छत्तीसगढ़ का राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, बोरेबासी दिवस मनाया जाता है 1 मई को, जब भारत में मजदूर दिवस या पूरा दुनिया भर में जब मजदूर दिवस मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में उसी मजदूर दिवस को बोरेबासी दिवस के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जा रहा था। अब जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी तब ये थी, अब भाजपा की गवर्नमेंट है तो हो सकता है बदल जाए, लेकिन फिलहाल तो आपको इसको याद रखना है, 1 मई को बोरेबासी दिवस मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में जो वो है राजभाषा दिवस, ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इसका सिंपल से रीजन है, जो राजभाषा दिवस है बेसिकली वो 14 अगस्त को मनाए जाने का मतलब ये है कि इस दिन में जो यहाँ के राजभाषा आयोग था, मतलब जो स्टेट लैंग्वेज कमीशन है, उसका गठन हुआ था बेसिकली अगस्त 2008 में, और उसी टाइम में उसका पहला मीटिंग हुआ था 14 अगस्त को। इसीलिए जो है उस दिन को जो है प्रथम बैठक के दिन को ही अच्छा सॉरी यार, मैंने क्या बोला, हाँ राजभाषा दिवस के बोले तो राजभाषा दिवस मनाया जाता है 28 नवंबर को, और 14 अगस्त को मनाया जाता है, एक सेकंड, 1 सेकंड ना, ये मनाया जाता है 28 नवंबर को। 28 नवंबर को, और 14 अगस्त को मनाया जाता है 14 अगस्त को मनाया जाता है 14 अगस्त को। ये मनाया जाता है 28 नवंबर को, और 14 अगस्त को मनाया जाता है 28 नवंबर को। ये मनाया जाता है 28 नवंबर को, और 14 अगस्त को मनाया जाता है 14 अगस्त को।
और 14 अगस्त, ये दो डेट में अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो 14 अगस्त को मनाया जाता है, उस दिन कारोबारी बैठक दिवस, राजभाषा आयोग का गठन दिवस मनाया जाता है। दोनों में फर्क है ना, राजभाषा दिवस 28 नवंबर को इस दिन, या छत्तीसगढ़ी दिवस भी बोलते हैं इसको, छत्तीसगढ़ी दिवस। क्योंकि इसी दिन ना राजभाषा जो संशोधन विधेयक है वो पास हुआ था 28 नवंबर को, इसलिए 28 नवंबर को मनाया जाता है। और उसके बाद में जब ये राजभाषा जो विधेयक है वो पास हो गया, तो एक आयोग का गठन किया गया, और उसी दिन को आयोग गठन दिवस बोला जाता है। तो आयोग का गठन कब हुआ? 14 अगस्त 2008 को इसका गठन हुआ। तो उसी दिन से जो है राजभाषा आयोग गठन दिवस या कारोबारी दिवस भी बोला जाता है। और छत्तीसगढ़ी दिवस या राजभाषा दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है, कि ये 2007 को हुआ था। और जैसे ही राजभाषा विधेयक पारित हुआ, तो राजभाषा आयोग का गठन हो गया 2008 में, उस दिन को राजभाषा आयोग गठन दिवस कहते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। बस्तर दशहरा, ठीक है यार, बता दूंगा, आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर देना। बस्तर दशहरा बेसिकली देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे टाइम तक, या पूरे भारत में सबसे लंबे टाइम तक चलने वाला दशहरा है, जो कि 75 दिनों तक चलता है ना। हालांकि मेन इवेंट उसमें 13 दिनों का होता है, लेकिन 75 दिनों तक टोटल उसके अलग अलग इवेंट्स उसमें होते हैं। और उसमें बेसिकली दंतेश्वरी माता का पूजा किया जाता है, और एक काछीन देवी होता है उसकी पूजा की जाती है। बहुत सारे अलग अलग ट्राइबल्स जो है इसमें होते हैं, और एकमात्र ऐसा दशहरा है जिसमें रावण का दहन नहीं किया जाता, बल्कि देवी माता की पूजा की जाती है। चलो और कुछ। हाँ चलो, इस बार जो है नए जिले बनने के साथ में जो भू आविष्ठित जिले हैं, यहाँ पे लैंड लॉक्ड जो जिले हैं, उसकी संख्या परिवर्तित हो गई है। तो उसको मैं थोड़ा सा अपडेट करा दूं, अदरवाइज कंफ्यूज हो गए। जैसे कि देखो, टोटल तो जिले हैं 33, है ना, 33 जिले हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो इंटर स्टेट जो है बाउंड्रीज बनाते हैं, जिसको अलग अलग स्टेट के साथ में बाउंड्री क्रिएट करते हैं। तो बाउंड्री वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी संख्या है 22। 22 ऐसे जिले हैं जो कि अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। और लैंड लॉक्ड जो हैं वो कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है उसका आधा रह जाएगा। मतलब 22 और 11 याद रखना है। जो सीमा बनाएगा, बाउंड्री क्रिएट करेगा दूसरे राज्यों के साथ में, वो 22 जिले हैं। और जो किसी राज्य की सीमा को नहीं छूते, वैसे जिलों की संख्या अब 11 हो चुकी है। जो है 9 था, फिर 10, और फिर अब 11 हो गया है। अब ये जो 11 जिले हैं इसको आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछ देता है। अब ऊपर से आप जाओगे तो सरगुजा जो डिस्ट्रिक्ट है वो इसमें पहला जिला है। ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं, इसके बाद में जो कोरबा जिला है वो लैंड लॉक्ड है। अब वहीं पे जो है उसका जो पड़ोसी है जांजगीर चांपा, वो भी लैंड लॉक्ड है। इसके अलावा जो नया जिला बना है सक्ती, वो भी लैंड लॉक्ड जिला है। और बिलासपुर तो है ही साथ ही साथ। अगर इसके ठीक नीचे जाएंगे तो रायपुर और बलौदा बाजार, ये दोनों जिले लैंड लॉक्ड है। ठीक है, अब इसके बगल में चले जाओगे तो दुर्ग संभाग में दुर्ग लैंड लॉक्ड में आता है, बेमेतरा इसमें लैंड लॉक्ड में आता है, और बालोद जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी लैंड लॉक्ड में या भू अवस्थित जिलों में आता है। नीचे आओगे तो सिर्फ दंतेवाड़ा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि लैंड लॉक्ड में है। तो कितना हो गया? एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, 8, 9, 10 और एक 11। तो ये आपका बस्तर संभाग है, ये आपका दुर्ग संभाग, ये आपका रायपुर संभाग, और ये पूरा आपका बिलासपुर संभाग है, और सरगुजा जो है आपका ऊपरी संभाग।
अब आपका क्वेश्चन है, बताइए कौन से संभाग में सबसे ज्यादा जिले लैंडलॉक्ड है। जाहिर सी बात है कि बिलासपुर संभाग में 4 ऐसे जिले हैं, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और अब शक्ति, ये चारों के चारों जो है लैंडलॉक्ड जिले हो चुके हैं। ठीक है, तो 11 ऐसे जिले हैं। जैसे बिलासपुर पहले लैंडलॉक्ड नहीं था, अब जो है बिलासपुर भी लैंडलॉक्ड हो गया है, शक्ति जिला लैंडलॉक्ड हो गया है। तो ये दोनों जिलों के बढ़ने की वजह से बिलासपुर सबसे ज्यादा लैंडलॉक्ड वाला संभाग बन चुका है। ठीक है, बाकी में देखोगे तो दुर्ग है जहां पे 3 है, रायपुर जहां पे 2 है, सरगुजा और बस्तर में एक एक ऐसे जिले हैं जो लैंडलॉक्ड है। तो बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलो, नदियों के बारे में कुछ लोग बोल रहे थे यार, तो नदियों का मैं थोड़ा सा बता दूं कौन कौन से नदी यहाँ पे हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। देखो, छत्तीसगढ़ में जो ड्रेनेज सिस्टम है, या जिसको हम अपवाह तंत्र बोलते हैं, ये 5 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही कि छत्तीसगढ़ में कितने अपवाह तंत्र है, तो 5 अपवाह तंत्र है। एक को बोला जाता है महानदी ड्रेनेज सिस्टम या महानदी अपवाह तंत्र, दूसरे को बोला जाता है गोदावरी अपवाह तंत्र, तीसरे को बोला जाता है सोन अपवाह तंत्र या सोन नदी अपवाह तंत्र, चौथे को बोला जाता है ब्रह्मणी अपवाह तंत्र, और लास्ट है यहां पे नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, अब अपवाह तंत्र का मतलब होता है नदियों का जाल, जहां पे एक बड़ी नदी होती है और उसके सहायक नदी या जितने भी उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सब नदियां आके वहां पे मिलती है। तो जैसे कि एक नदी गुजर रही है, बहुत सारी नदियां यहां से आ रही, तो ये पूरा क्षेत्र को उस मेन नदी का या जो मेजर रिवर है उसका अपवाह तंत्र मान लिया जाता है। तो इस केस में महानदी है, उसी तरह से गोदावरी नदी एक मेजर रिवर है, सोन, ब्राह्मणी और नर्मदा नदी के आसपास के तंत्र को या एरिया को अपवाह तंत्र बोला जाता है। तो आपसे अगर पूछे कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र कौन है, तो जाहिर सी बात है आपको याद रखना है महानदी, जो कि लगभग 56% एरिया को कवर करता है छत्तीसगढ़ का। गोदावरी लगभग इसका आधा हो जाता है 28%, और सोन इसका आधा हो जाता है लगभग 13%। अब मैं लगभग यूज कर रहा हूं ना, याद रखना है। ब्रह्मणी नदी सिर्फ 1% है, एग्जैक्ट बोलोगे तो 1.03%, और सबसे छोटी अपवाह तंत्र है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, जो कि सिर्फ 0.55% एरिया तक को कवर करता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट बोल सकते हो, और इसको आपको याद रखना है स्मॉलेस्ट अपवाह तंत्र। ठीक है, अब मैं बता दूं महानदी के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मेजर रिवर है यहाँ का। इसका जो ओरिजिन होता है, ओरिजिनेशन जो होता है, जो उद्भव या उद्गम जिसको हम बोलते हैं, वो एक पर्वत है, सिहावा पर्वत, सिहावा माउंटेन बोला जाता है इसको, धमतरी में। तो वहां से ये निकलता है, और खास तौर पे जो एक फरसिया गांव है वहां से, और ये उड़ीसा में जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो खैर उतना आपको नहीं याद रखना है, टोटल इसका जो लेंथ है आपको वो याद रखना है। इसका जो टोटल लेंथ है वो 858 किलोमीटर है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा में भी जाकर के ये फ्लो होती है। तो इसलिए जो है इसका टोटल लेंथ है वो 858 किलोमीटर का है। और छत्तीसगढ़ में इसका लेंथ कितना है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में, तो वो है आपका 286 किलोमीटर। इसीलिए ये छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो यहां पे एक शब्द आएगा छत्तीसगढ़ में से बहने वाली, या छत्तीसगढ़ में से, या छत्तीसगढ़ से बहने वाली, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी होने का मतलब यह कि छत्तीसगढ़ से बहने वाली, छत्तीसगढ़ से होके गुजरने वाली है। लेकिन यहीं पे अगर आपको याद करें कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली बोलेगा तो शिवनाथ नदी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शिवनाथ नदी का जो लेंथ है वो है 290 किलोमीटर। ठीक है, आई होप ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी इसलिए माना जाता है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में भी बहती है, लेकिन बाकी का इसका लेंथ उड़ीसा की तरफ फ्लो होती है। इसलिए याद रखना है आपको
कि छत्तीसगढ़ से होकर बहने वाली नदी में ये सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर क्वेश्चन को चेंज करके में शब्द यूज करेगा कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली बोलेगा, तो शिवनाथ नदी है जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही बहती है, और छत्तीसगढ़ में टोटल वो 290 किलोमीटर तक बहती है, और महानदी सिर्फ 286 किलोमीटर बहती है छत्तीसगढ़ में। तो यही फर्क है ये दोनों नदी में। ठीक है, समझ नहीं आया? एक बार और बता देता हूं। देखो, छत्तीसगढ़ से होकर, ऐसा शब्द आए, छत्तीसगढ़ से होकर बह रही है। तो जाहिर सी बात है कि महानदी कहां से जाती है? छत्तीसगढ़ से होके ही जाती है। कितना होके जाएगी? 286 किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ में ही, बल्कि ऐसा कर लो, में ही बहने वाली, जो और कहीं नहीं बहती, जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में बहती है, तो वो 290 किलोमीटर शिवनाथ नदी है। समझ में आ गया? महानदी, शिवनाथ नदी। अच्छा, महानदी जो है टोटल 11 जिलों से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ के टोटल 11 जिले से होकर गुजरती है। एक चीज और है, महानदी संगम बनाते हैं यहाँ, जिसको हम कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो संगम यहाँ पे बनता है, राजिम संगम कहलाता है एक, जहाँ अर्ध कुंभ का मेला भी होता है। अब उसको पुष पुन्नी मेला बोलते हैं हालांकि। एक संगम शिवरी नारायण करके जगह है जांजगीर चांपा में, वहां बनाती है शिवरी नारायण। और एक संगम बनता है चंद्रपुर में, जो कि अब शक्ति डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये जांजगीर चांपा में है, और ये जो है आपका गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में आता है, छत्तीसगढ़ का। अब संगम का मतलब यह है कि कई नदियां वहां पे, और जनरली 3 नदियों का संगम होता है वहां पे। तो कुल मिलाकर के राजिम में जो है, महानदी तो है ही, मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। महानदी के साथ में संगम होगा पैरी नदी का, और एक नदी को बोला जाता है सोंढूर नदी। तो ये दोनों नदियां मतलब महानदी से जब मिलेगी तो त्रिवेणी संगम बनेगा। तो इस चीज को याद रखना है, संगम का मतलब 3 नदियों का संगम बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब शिवरी नारायण में होगा शिवनाथ नदी और जोंक नदी। ये 2 नदियां जब महानदी से मिलेगी तो शिवरी नारायण में संगम बनता है, त्रिवेणी संगम। ठीक है, तो याद रखना आसान है, शिव जोंक, शिव भगवान को जोक पकड़ लिया ऐसा करके। जोक तो एक कीड़ा होता है जो पानी में पाया जाता है, नदी में पाया जाता है। तो जोक नदी, जोक है शिवनाथ नदी में, और वो महानदी से मिलेगी तो शिवरी नारायण का संगम बनेगा। चंद्रपुर में है महानदी के साथ में मांड नदी और लात नदी, लात मारो। ठीक है, तो चंद्रपुर में लात मारो महानदी पर, जैसा करके आप याद रखो। तो ये संगम है जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बना हुआ है।